हाँ भाई, स्टार्ट करें। चलिए, देखिए अपने इंटरमीडिएट में जो अपना टॉपिक है वो है टैक्स का। ठीक है, टैक्स को दो भागों में बांटा गया है आपके, एक इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी। वही बात कि भाई हम ये कर क्यों रहे हैं, ये हमारे क्या काम आएगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इस चीज का तो उतना ही उस सब्जेक्ट को समझने में आसानी होती है। ना कि हम चैप्टर वाइज ओपन करें, भाई पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, अभी यही नहीं पता ये कर क्यों रहे हैं या इसके पीछे, इस सब्जेक्ट को करने के पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक को समझना जरूरी है। तो हमारी जो 2-3 क्लास लगेगी ना, तो वो सारी क्लासेज हमारी बेसिक की लगेगी। बेसिक टैक्सेशन यानी हम ये कहेंगे ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो बेसिक क्लियर हो जाता है तो आप मान के चलो कि आपको वो चैप्टर करने में बहुत, यानी सब्जेक्ट करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं उसी लेवल पे लेके चलूंगा कि जो आप लोगों ने अभी तक सुना है, क्योंकि हम बेस वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां जो बच्चा कॉमन वे में सुनता है, क्योंकि उस चीज से अगर आप चलोगे तो आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, पहली बात, टैक्स करते समय दो चीजें ध्यान में रखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टैक्सेशन जो है एक लॉ है। जैसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं, सर एलएलबी करते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक सिविल, एक क्रिमिनल और एक हमारा टैक्सेशन। तो जब भी कोई लॉ की स्टडी करता है तो उसमें दो बातें वो ध्यान में रखे। पहला, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज, भाई कानून की अनभिज्ञता कोई एक्सक्यूज नहीं होगी। सेकंड, जिस वे में समझाया गया है कानून उस वे में समझना भी जरूरी है। ये दो बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कानून जब बनाया जाता है, आपको पता है पार्लियामेंट में बकायदा पास होता है, जब जाके वो हमारे राष्ट्रपति जी जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके सिग्नेचर होने के बाद वो अस्तित्व में आ जाता है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपने पहले सुना है मैं उसी लेवल पे लेके चल रहा हूं। आपने सुना है कि सर टैक्स, हमने जो सुना है वो दो प्रकार से हमने सुना है मेन, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपने सुना है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपने सुना है जीएसटी। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, कॉमन वे में हमने ये भी सुना है कि सर जब भी कोई सेल परचेज होती है, देखिए जीएसटी एक्ट में कहीं पर भी सेल परचेज वर्ड यूज नहीं है, वहां पर सप्लाई वर्ड यूज है। क्या वर्ड यूज है? सप्लाई वर्ड यूज है। लेकिन मैं एक बार सिंपल वे में समझने के लिए आपको सेल परचेज ही करता हूं। ठीक है, ये हम बाद में समझेंगे सप्लाई वर्ड में क्या आता है, कैसे किस तरीके से। हम ये मान के चलते हैं सर जब भी कोई एक दुकानदार सेल करेगा, किसी को भी सेल करे, ये पीपल है हमारे देश के, तो चाहे दुकानदार हो चाहे कोई भी हो, जब आप हम सेल करते हैं तो जो व्यक्ति, जो शॉपकीपर होता है, वो सेल के साथ साथ जीएसटी भी लेता है। मान लीजिए वैल्यू है आपकी 1 लाख और जीएसटी की रेट है मान लीजिए 18% सॉरी 18%, तो 18,000 रुपये लगा के तो वो 1,18,000 रुपये लेता है। यानी हम ये मान के चलते हैं सर जो जीएसटी है वो सेल पे लगता है। ठीक है, जब भी सेल परचेज करेंगे। हमें कॉमन वे में ये भी कह सकते हैं, जो आप लोग देखते हैं, आप दुकानदार दुकान पे जाते हैं तो जब वो कहता है कि आपका तो सर बिल चाहिए, तो स्टार्टिंग में वर्ड यूज करता है कि जीएसटी लग जाएगा। तो एक बात तो मान के चलिए ये गुड्स की और सर्विसेज की ट्रांजैक्शन में लगता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। बाद में हम अच्छे तरीके से को रीड करेंगे, पहले एक कॉमन वे में हम बात समझ रहे हैं। इनकम टैक्स का मतलब सर एक व्यक्ति जो कमाता है उस पे जो टैक्स जाता है उस पे हम इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स के अंदर भी दो चीजें और आपको ऐड करनी पड़ेगी आगे चल के आपके सिलेबस में, एक टीडीएस और एक एडवांस टैक्स। ठीक है, एक टीडीएस और एक एडवांस टैक्स। टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। चलिए ठीक है, इतना हमने सुना अभी तक। भाई डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी सेल परचेज पे और इनकम टैक्स जो व्यक्ति कमाएगा उस पे। ठीक है, लेकिन
हम जो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया ना कि हमें जड़ में घुसना जरूरी है कि वास्तव में कि ये टैक्स है क्या। सबसे पहला पॉइंट आता है टैक्स क्या है। देखिए, मैं डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा जो लॉ में दे रखी है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा यहां पर कि सर टैक्स की डेफिनेशन क्या हो, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर हमने सुना है टैक्स कौन कलेक्ट करती है, सर गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, यही सुना है, सरकार कलेक्ट करती है। तो पहला पॉइंट ये आता है कि सरकार टैक्स को कलेक्ट क्यों करती है, सरकार लेती क्यों है, सरकार को क्या जरूरत पड़ गई टैक्स लेने की, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉइंट यही है कि सरकार टैक्स ले क्यों रही है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं इसके, वैसे तो आपके क्या कहते हैं डेफिनेशन है, लेकिन हम एक कॉमन वे में समझ रहे हैं इस चीज को कि देखो क्या होता है कि सरकार को टैक्स लेने के दो तरीके दो पर्पज होते हैं। पहला पर्पज तो ये होता है कि फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाया जाए। काफी ऐसी चीजें हैं जो जनता आपस में मिलकर नहीं कर सकती। अब आपको सर जनता आपस में मिलकर क्या नहीं कर सकती, ऐसा कौन सा काम है जो जनता नहीं कर सकती। तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि मान लीजिए कि अपने यहाँ पर हासी गेट से रोहतक गेट तक की सड़क बनानी है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप ध्यान से देखिए भाई, मैं जनता पे छोड़ रहा हूं कि अगर जनता अगर आपस में काम करे तो जरूरत ना पड़े। मैंने बताया कि अगर आप ये अपने हासी गेट है और हासी गेट से रोहतक गेट अगर सरकार ये कहती है जनता जो है आपस में मिलके इस चीज को बना ले, तो क्या आपको क्या लगता है हासी गेट से रोहतक गेट तक की सड़क जनता आपस में मिलकर बना लेगी? नहीं ना पॉसिबल। इसी प्रकार से कई बार रेलवे फाटक होते हैं, पुल बनाने पड़ते हैं जनता को फैसिलिटी देने के लिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन होते हैं, जो पुलिस में ऑफिसर काम करते हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? जनता के लिए। यानी जनता को अगर फैसिलिटी चाहिए तो पे तो करना पड़ेगा ना। अगर आप फैसिलिटी की बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले रहे हैं, कहीं रास्ते में आपने ली 12 रुपए की कांच की बोतल ली और आपने पी लिया, आपने उसको 12 रुपए दे दिए। लेकिन अगर वही कोल्ड ड्रिंक की बोतल अगर आप किसी होटल में जाके पीते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पर ईजा है, स्पाइस है, तो अगर वो आपको 30 या 35 या 40 रुपए जो भी बिल दे तो हमें देने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन होता है क्यों? चीज तो वही है, लेकिन वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। पॉइंट क्लियर है? तो इसी प्रकार से काफी ऐसे काम होते हैं जो जनता खुद नहीं कर सकती, तो सरकार को वो करने पड़ते हैं। पहला पॉइंट तो ये। सेकंड ये कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें सरकार ये चाहती है कि अमीरी और गरीबी के डिफरेंस को कम किया जाए। अब कम करने का मतलब ये नहीं कि उनको पेमेंट दी जाए, भाई टैक्स लिया और उसको पैसे बांट दिए। कम करने का मतलब है कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी हॉस्पिटल होता है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। अब ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप सही बताइए कि इसकी फिलहाल क्या रेट चला हुआ है? 5 रुपए पर्ची के लगते हैं ना, 5 रुपए पर्ची के। और 5 रुपए पर्ची में आधार नंबर दिखा के आप अपना इलाज फ्री करवा लेते हैं। कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितने डॉक्टर हैं, कितनी नर्सिस हैं, स्टाफ है कितना बड़ा। आपको क्या लगता है कि क्या इस 5 रुपए की कॉस्ट में क्या इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंसेस निकल जाते होंगे? फिर भी सरकार ने इसको चालू कर रखा है। क्या इसके पीछे क्या पर्पज है सरकार का? कि जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, ठीक है, तो वो यहां जाके अपना इलाज करवा लें। तो इनकी पेमेंट कैसे दी जाएगी? एक डॉक्टर की जो पेमेंट होती है वो कैसे देंगे? लाख लाख रुपए पेमेंट होती है, 50,000 पेमेंट होती है, स्टाफ की पेमेंट होती है। तो 5 रुपए मान लो 1000 आदमी भी आए तो डेली कितने हुए? 5000। और 30 दिन के कितने हुए? 1.5 लाख। मैं एक कॉमन वे में ले रहा हूं कि 1000 आदमी 5-5 रुपए पर्ची रहे, तो क्या 1.5 लाख रुपए में आपको लगता है मंथली में इस पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का खर्चा पानी निकल पाएगा? नहीं, कहते 2 डॉक्टरों की सैलरी भी ढंग से ना निकल पाए। सेम इसी प्रकार से
आपको ये पता है कि सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते ना, गवर्नमेंट स्कूल। अब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप ये बताइए कि फीस क्या होती है, सबको पता है। और कोरोना में तो बहुत लोग गवर्नमेंट स्कूल में गए हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल की फीस कम होती है, सबको पता होती है भाई, 100 200 300 रुपए जो भी हर एक के हिसाब से जैसे भी है, 100 200 300 500 जो भी होती है। तो इतनी कम फीस के अंदर एक बच्चे को फैसिलिटी मिल जाती है पढ़ाई स्टडी करने की। और उनके सरकारी टीचरों की सैलरी क्या होती है, लाख लाख रुपए होती है। तो स्पष्ट आपको नजर आ रहा है सर कि उन फीस से ना तो सरकारी टीचरों का सैलरी निकल पाएगी, ना स्टाफ की सैलरी निकल पाएगी, लेकिन ये फैसिलिटी देना सरकार के लिए जरूरी है ताकि गरीब लोग उसमें जाके आराम से अपनी स्टडी कर ले, क्योंकि एजुकेशन का राइट तो होना चाहिए हर किसी को, ठीक है। तो यही एक रीजन होता है कि गवर्नमेंट कहती है देखिए टैक्स लेना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है अगर हम टैक्स की बात करें, लेकिन कुछ एक रीजन है जिसके लिए हमें टैक्स को कलेक्ट करना पड़ता है। पॉइंट क्लियर। इसी प्रकार से टैक्स, जैसे हमारे फौजी भाई हैं बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं, उनको भी सैलरी चाहिए। इसके अलावा सरकार, आप ये मान के चले कि सड़कों का निर्माण करती है, टेक्नोलॉजी का निर्माण करती है, काफी ऐसी चीजें जिसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और सरकार इसीलिए टैक्स को लेती है, जनता के लिए भी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को, आपके घर से ही एग्जांपल है। हम कई बार सोचते हैं सर जब हम मकान बनाते हैं तो सर रजिस्ट्री करवा लेते हैं और रजिस्ट्री की पेमेंट देते हैं, फिर भी सरकार हाउस टैक्स देती है। आता है ना ये पॉइंट, क्या कि सर सरकार फिर भी क्या लेती है, हाउस टैक्स लेती है। और सर ये तो अन्याय है, ऐसे हाउस टैक्स थोड़ी होता है। लेकिन आप जानते हैं हाउस टैक्स लेती क्यों? आपने मकान बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि मकान बनाने पर जो सीवरेज में पानी जाता है, जो आप लोगों का घर का पानी जाता है सीवरेज का, तो वो कहां होके जाता है, नालियों में से, सीवरेज में से। उनकी साफ सफाई कौन करेगा, आप ये बताइए। सरकार अगर ये कहती ठीक है पानी की जो पानी निकले डेली आप पानी जो कर रहे हो अपने आप प्रबंध करो, तो फिर सरकार टैक्स नहीं लेगी। तो क्या आप लोग प्रबंध कर सकते हैं? क्या लोग आपस में मिलकर खुदाई सड़कों की जो खुदाई चलती है, पाइपें डलती है, डाल सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला पॉइंट यही आता है सर कि टैक्स देना तो जरूरी है। अब देखो वो टैक्स ज्यादा है कम है वो एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन टैक्स देना, अगर किसी का टैक्स बनता है तो हमारी लाइबिलिटीज बनती है। या तो क्लियर, कोई डाउट हो तो बोलो पहले। तो हमें ये तो पता है सर टैक्स तो देना ही पड़ेगा। यहां पर एक पॉइंट और आ सकता है, काफी बच्चे सोचते हैं, देखो आप अभी नए नए बच्चे आए हो टैक्सेशन में, तो नेचुरल बात है, पता बेस पता होना चाहिए कि रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। एक पॉइंट हो सकता है सर टैक्स लेने की जरूरत क्या है, सरकार के पास पैसे, आज तो कैशलेस भी चल रहा है, इतने पैसे क्यों ले रही है ना, माइंड में आता है, क्वेश्चन आता है। लेकिन आपको ये आप मुझे एक आंसर बताना, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आजकल तो कैशलेस चला हुआ है, वैसे भी डेली घोषणाएं चली हुई हैं, ये फ्री वो फ्री, केजरीवाल कह रहा है 1000 रुपए वो देंगे, फलाना देंगे, और अदर पार्टी भी कह रही है, यूपी में भी कह रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर कोई लुभावने को कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार हर एक के अकाउंट में, आप सुबह मॉर्निंग में उठे और सरकार को तो एक मैसेज भेजना होता है जिसके बैंक खाते ओपन हुए हैं, और ये कहते हैं यूर अकाउंट विल बी क्रेडिट फ्रॉम 1 करोड़। 1 करोड़ से हर किसी का, एक परिवार में 5 बंदे, 500 का 500 1 करोड़ से क्रेडिट हो गया। तो सबसे पहले तो आपसे दुआ पढ़ने आओगे मेरे यहाँ, जब आपके अकाउंट में 1 करोड़ आ गए तो नेचुरल बात है, सुबह सब्जी वाला दूध वाला दूध देना था वो भी बंद कर देगा, उसके भी अकाउंट में 1 करोड़ है। खेतों में पागल है जो खेतों में जाएंगे उसके अकाउंट में भी 1 करोड़ है। मैं पागल हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, मेरे अकाउंट में भी 1 करोड़ है। अगर सबके अकाउंट में 1 करोड़ हो जाएंगे तो सोच के देखिए जो हमारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें उगनी बंद हो जाएंगी। किसान फसल उगाना बंद कर देगा, रेडी वाले रेडी लगाना बंद कर देंगे, किसान कॉलोनी में जो हमारे यहाँ पर लगती है, सबके अकाउंट में 1 करोड़ है। तो सही बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? यानी ऐसे जिंदगी जीना पॉसिबल हो जाएगा? नहीं ना। इसीलिए सरकार एक लिमिट में पैसा मार्केट में निकालती है हमेशा। अब ये जो 2014 या 15 में जो जब मोदी जी ने वो किया था, नोटबंदी की थी, तो उसका रीजन क्या था? यही था कि क्योंकि हमारे डुप्लीकेट नोट काफी छपने लगे थे, उनके पीछे एक लॉजिक था, उनका अपना लॉजिक था। तो इसी रीजन से सरकार एक मार्केट में लिमिट में पैसा निकालती है, उस पैसे का ही सर्कुलेट होना जरूरी है।
हम कहते हैं आर्थिक महामंदी आ गई। ये बेस समझना जरूरी होता है बच्चों के लिए, टैक्सेशन अगर कर रहे हैं तो, क्योंकि काफी केस स्टडी आएगी, तो बेस अच्छा होगा तो आप इजीली तरीके से कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि पैसे का सर्कुलेट होना जरूरी होता है। हम कहते हैं आर्थिक महामंदी आ गई। क्या होती है आर्थिक महामंदी? क्या पृथ्वी खत्म हो गई? क्या इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंद हो गई? जी नहीं। आर्थिक महामंदी का मतलब होता है कि हम पैसे को ब्लॉक कर लेते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, डर होता है हमारे अंदर कि या तो कहीं डूब ना जाए, ये तो मार्केट को क्या कहते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। तो मार्केट में पैसा सर्कुलेट नहीं होता, यही मंदी का रीजन होता है। अब मैं मान लो मैं टीचर हूं और मान लीजिए मैं 30,000 रुपये मंथली कमाता हूं। क्या लगता है कोई इंसान जब पैसे कमाता है तो क्या वो 30 के 30 कैसे नहीं रख सकता है? उसके अपने खर्चे हैं, दूध के खर्चे हैं, बिजली के खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, ठीक है, और रोटी कपड़ा मकान के खर्चे हैं, तो ऐसे काफी खर्चे होते रहते हैं। तो 30 में से मान लो 25 बच गए या 20 बच गए, कितने बचे? 10 या 5,000, जो भी लगा लो, 10,000 लगा लो। तो 10,000 में भी वो क्या करेगा? बैंक में पड़े रहेंगे, जरूरत पड़ेगी निकाल के लिए आएगा। मान लो सेविंग भी करे तो कहां पड़े हैं पैसे, कहां रखे पैसे? बैंक में रखे। लाख 2 लाख 5 लाख, क्या कोई आदमी अपने घर पे 50-50 लाख रुपए कैसे रखेगा? पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरल सी बात है कि कैश जो पैसा होता है वो सर्कुलेट होना जरूरी होता है, तो सरकार का कंट्रोल होना जरूरी होता है। इसलिए ब्लैक मनी को कहते हैं, ब्लैक मनी एक ऐसा पैसा होता है जो सरकार की नजरों में नहीं होता, उसको खत्म करना सरकार के लिए रिक्वायरमेंट होता है, और उसमें टैक्स बहुत हेल्प करता है। पॉइंट क्लियर है? तो टैक्स का कंसेप्ट क्लियर, आपको पता लग गया कि टैक्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। नेचुरल बात है, कुछ चीजें जो जनता खुद नहीं कर पाती और कुछ चीजें जो फैसिलिटीज सरकार को देनी जरूरी होती है, और वो आपको फैसिलिटी देती है, सुविधा देती है, तो आपसे एक दूसरे में टैक्स कलेक्ट करती है। पॉइंट क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट आता है अपना इसी में, सर इसमें अपना पॉइंट आ रहा है कि टैक्स को मैंने आपको बताया 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है ना? टैक्स का पता लग गया ना, कलेक्ट क्यों करती है, ये तो रीजन आपको पता ही लग गया। अब टैक्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। अब डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको अभी ऊपर बताया था इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट में जीएसटी है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? ये अभी समझने जा रहे हैं एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल देखो भाई, मान लीजिए मैं एक दुकान से स्टार्ट कर रहा हूं। मान लीजिए कि आपकी खुद की दुकान लगा के चलो, आप कोई भी एग्जांपल हो खुद के लेके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी एक दुकान है और आपकी जो दुकान है वो आप कंप्यूटर को सेल परचेज करते हो। क्या करते हो? कंप्यूटर को सेल परचेज करते हो। जब आपने कंप्यूटर परचेज किया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे सिंपल, जब आपने कंप्यूटर को परचेज किया तो मान लीजिए आपने 1 लाख पेमेंट दी। कितनी पेमेंट दी? 1 लाख। हालांकि इस पे जीएसटी लगता है, मैं उस लेवल पे नहीं जा रहा अभी, एक सिंपल सा एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक डिफरेंस समझ में आ जाए कि होता क्या। कि जब आपने कोई गुड्स परचेज की तो आपने 1 लाख रुपए पेमेंट की, अब आप इसको सोल्ड करना है। क्या करना है? सेल करनी है आपको। सेल करते समय आपको सोचता सर इसके सेल प्राइस क्या डिसाइड करें? तो देखो सरकार कहती है सेल प्राइस आपकी मर्जी, कुछ भी डिसाइड कर लो आप, आपकी गुड्स है, आप जितने में बेचा जाए। कोई 1,10,000 में सेल करेगा, कोई 1,20,000 में सेल करेगा। कल लॉस हो सकता है कि 80-90,000 में 95,000 में सेल कर दे, कुछ भी हो सकता है। मैं क्या जूम कर रहा हूं सर, मैंने 1.5 लाख रुपए इसकी प्राइस रखी, मेरी सेल प्राइस 1.5 लाख। सरकार ने, मैंने ऊपर बताया था आपको कि अगर आप सेल परचेज करोगे तो जीएसटी को यूज करो आप। तो आप मान लीजिए इस पे जीएसटी, देखो हालांकि जीएसटी में इंट्रा इंटर का यूज होता है, लेकिन मैं अभी उस लेवल पे नहीं जा रहा। मैं एक सिंपल टैक्स का आपको लॉजिक बता रहा हूँ, टैक्स होता क्या है, ठीक है? तो मान लीजिए इस गुड्स पर कंप्यूटर पे 18% जीएसटी, तो 18×150 से मल्टीपल करोगे तो 27,000 रुपए आपका टैक्स आ जाएगा, 1,70,000 रुपए हो जाएगा, ओके। और मान लीजिए ये मिस्टर रवि है, ठीक है? तो रवि ने
इसको परचेज किया, ठीक है, यानी हमने इसको सेल किया। हमारा फर्म का नाम लाजिम मिसेस आरटी क्लासेस, ओके। तो आप ये देखिए कि हम रवि से 1,70,000 रुपये लेंगे, जिसमें से 1,50,000 को हम अपने पास रख लेंगे, यही है ना भाई। आप इसको गुड्स बेचोगे 1,50 की, जीएसटी कितनी लगा दी 27,000 भाई, 18% मान लीजिए इस पे रेट 18% है कंप्यूटर पे, तो आप उसको माल कितने बेचोगे 1,77,000 में, यही है ना 1,77,000। तो यानी रवि आपको 1,77,000 देगा, जिसमें 1,50 तो आपके हैं, बाकी जो 27,000 रुपये आप किसको दोगे सर? हम गवर्नमेंट को देंगे, यही है ना। तो आप ये बताइए इसमें टैक्स किसकी जेब से जा रहा है? रवि की जेब से जा रहा है या आरटी क्लासेस की जेब से जा रहा है? बोलिए, रवि की जेब से जा रहा है टैक्स। अच्छा, टैक्स को जमा कौन करवा रहा है, डिपॉजिट कौन करवा रहा है गवर्नमेंट के अकाउंट में? वेरी गुड, आरटी क्लासेस। इसका मतलब साफ है कि टैक्स रवि का है, लेकिन डिपॉजिट कोई और करवा रहा है, यानी टैक्स किसी और का और डिपॉजिट करवाने का बर्डन किसी और का। तो इसका मतलब ये क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। पॉइंट क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम ये कह सकते हैं जो जीएसटी है वो क्या है भाई? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट? और इसमें ये बताइए, अगर मैं आरटी क्लास की बात करूं, भाई आरटी क्लास ने क्या प्रॉफिट कमाया? तो सिंपल सी बात है, सेल प्राइस थी 1.5 लाख, क्योंकि सेल प्राइस तो 1.5 लाख है ना, इसके लिए तो सिंपल सी बात है, बस 27,000 टैक्स लेके देना था सरकार को, तो उसका तो मेरे पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो मैंने इसको परचेज कितने में की थी? परचेज की थी 1 लाख, यही है ना। मैंने परचेज 1 लाख में की, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 50,000। इस 50,000 रुपये टैक्स कौन देगा? आरटी क्लास। यानी मेरी इनकम और मैं ही टैक्स पेड कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट टैक्स है। इनकम मेरी, बर्डन मेरा, टैक्स मुझे डिपॉजिट करवाना है, तो आरटी क्लास। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना एक डेबिट एक क्रेडिट, तो आप देख सकते हो कि लगभग हर ट्रांजैक्शन में एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स का उदय हो जाता है। हालांकि कुछ चीजें एग्जेम्प्टेड होती है, मैं बस एक नॉर्मल वे में कह रहा हूं कि इस ट्रांजैक्शन में जीएसटी भी है और इसी ट्रांजैक्शन में इनकम टैक्स भी है। कोई डाउट भाई? बोलो, टैक्स क्लियर? डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का आपका क्लियर हो गया टॉपिक। डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, बुक में दे रखी है, सेम ऐसी ही डेफिनेशन मिलेगी, वो अलग की कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये होती है कि हमें पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली इसको कैसे समझा है। और मैं आपको बता देता हूं, अपने यहाँ पर जो भी हम करेंगे, जैसे डायरेक्ट टैक्स करें, इनडायरेक्ट टैक्स करें, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी कंसेप्ट क्लियर करूंगा। यानी कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके, जैसे इनकम टैक्स है तो ई फाइलिंग आईटीआर पे आपको फिल कैसे होती है वो भी प्रैक्टिकल करवाऊंगा, और जीएसटी कैसे फिल होगी वो भी करवाऊंगा। क्योंकि आप जो टैक्स सीख रहे हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो मेन पर्पज यही है कि जब सीए बन जाओगे आप लोग और जब खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दोगे आप लोग, तो आपके सामने से कंपनी भी आएगी, पार्टनरशिप फर्म भी आएगी, इंडिविजुअल व्यक्ति भी आएंगे, बिजनेसमैन भी आएंगे, सैलरी पर्सन भी आएंगे, और वो अपनी रिटर्न फाइल करवाएंगे, जीएसटी की भी और आईटीआर की भी। तो क्यों ना हम जब हम बुक कर रहे हैं, हमने उस लो को किया, तो प्रैक्टिकल भी कर लें। प्रैक्टिकल करने से आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, पता रहेगा कि हमें लास्ट स्टेज में पहुंचना कहां है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टैक्स को 2 भागों में मैंने अभी आपको बताया था, और हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इनकम टैक्स। आपका फर्स्ट पार्ट है पार्ट 1, कौन सा है? इनकम टैक्स। ठीक है, देखिए इनकम टैक्स में हमें पता होना चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लीकेबल होता है, और समय समय पे इसमें अमेंडमेंट होती रहती है। मैं अभी हिस्ट्री में नहीं जा रहा, मैं एक कॉमन वे में मैंने आपको पहले बताया था, जैसे आप लोगों ने सुना है मैं उसी लेवल पे लेके चल रहा हूं, ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में आसानी हो आप लोगों के लिए।
ठीक है। मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स एक व्यक्ति जिस भी प्रकार से कमाएगा उस पर टैक्स देगा। अब पहला पॉइंट तो ये होता है कि इसमें दो पॉइंट आए। क्या? पहला पॉइंट आया एक व्यक्ति का मतलब पर्सन, दूसरा पॉइंट आया कि वो कितने प्रकार से कमा सकता है, उसकी इनकम क्या क्या है। पॉइंट क्लियर है? इनकम टैक्स में पर्सन वर्ड यूज किया गया है कि इनकम टैक्स एक पर्सन पे लगेगा, और हम एक्चुअल में इनकम टैक्स मान लेते हैं कि हम लोग जो कमा रहे हैं, जैसे आपको आम आदमी नजर आया तो हाँ सर ये कमा रहा है, इस पे इनकम टैक्स लगना चाहिए, ओके। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में डेफिनेशन बताया गया है कि पर्सन में कौन कौन शामिल है। तो पहला पर्सन में शामिल होता है इंडिविजुअल। क्या शामिल होगा? इंडिविजुअल। दूसरा पार्टनरशिप फर्म, तीसरा हमारा जो हमने सुना है कंपनी, प्लस वन में पढ़ा है ना, ये कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा और पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। तो सरकार कहती है कि हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल हो, कोई पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा हो, कोई कंपनी कर रहा हो, तो इन सभी चीजों पे टैक्स रेट अलग अलग होते हैं, जिसे हम प्रोग्रेसिव टैक्स रेट कहते हैं। सब पे टैक्स रेट एक नहीं होती, लेकिन पर्सन में सब शामिल है। इसके अलावा पर्सन में जो शामिल होते हैं आपके AOP, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इसके अलावा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन सब के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बस मैं एक बार आपको ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं। इसके अलावा अदर, आप 6 में कर लो, अदर सोसाइटी हो गई, जो भी चीजें अदर्स हो गई। तो पर्सन के अंदर ये सभी शामिल होते हैं। और अगर मार्केट में ये सब चीजें हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है इंडिविजुअल काम कर रहा हो सकता है पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, AOP BOI हो, या फिर HUF हो या अदर हो, तो सरकार सभी से टैक्स ले। पॉइंट क्लियर है? अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं, सरकार की जो लिमिटेशन होती है उससे ऊपर अगर वो इनकम कमा रहे हैं तो उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो हमारा जो इनकम टैक्स है, जो आपके इंटर लेवल पे इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, हमारा जो स्टार्टिंग में हमारा पॉइंट आ रहा है, मैं करवा रहा हूं आपको इंडिविजुअल टैक्स। क्या करवा रहा हूं? इंडिविजुअल। कि एक व्यक्ति अगर कमाएगा तो उसको किस प्रकार से टैक्स देना पड़ेगा, वो क्या क्या कमा सकता है, किस प्रकार से कमा सकता है, क्या इस बारे में कोई कानून है? तो नो डाउट हम लॉ पढ़ रहे हैं तो कानून तो बना रखा है। तो सबसे पहले तो हमारा पॉइंट ये रहेगा कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति कितने प्रकार से कमा सकता है। ठीक है, तो चले हम आपको बताते हैं कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति कितने प्रकार से लॉ के अकॉर्डिंग कमा सकता है। इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल व्यक्ति को पहला बना रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में उस लेवल पे नहीं जा रहा, वो बात की बात है, पहले सिंपल वे में जो आपने सुना है अभी तक मैं उसकी बात कर रहा हूं। इनकम फ्रॉम सैलरी का मीनिंग ये होता है कि जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो वो किस में आ जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। और आप जानते हैं देश के अंदर लगभग मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं? नौकरी करते हैं। अगर एक बिजनेस है तो उसमें 60-70 आदमी नौकरी कर रहे हैं, किसी में 10 आदमी नौकरी कर रहे हैं, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो 2-2 हजार आदमी नौकरी कर रहे हैं। तो नेचुरल बात है कि पहला ही हेड बना दिया इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना जरूरी होता है। बाद में डिस्कशन करेंगे कैसे क्या है, कॉमन वे में बता रहा हूं। सेकेंड पॉइंट आता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सरकार कहती है कि भाई आप हाउस प्रॉपर्टी से भी कमा सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में क्या, मैं कॉमन वे में बता देता हूं बस एक ऐसे ही। हाउस प्रॉपर्टी में 4 दीवारी और छत होनी चाहिए, और प्लस में ओनरशिप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनरशिप, याद रखना। 4 दीवारी और छत, उसे ही हम क्या कहेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ओनरशिप होनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं इस बिल्डिंग में आपको पढ़ा रहा हूं और मैंने ये रेंट पे ले रखी है, और आप में से कोई एक आके ये कहता है कि सर मेरे पास 8वीं 9वीं के बच्चे हैं, 8th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, और मुझे जगह चाहिए 2 घंटे के लिए। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे यहाँ पर आके पढ़ा जी, एक रूम खाली होता है, आप आके पढ़ा लो।
तो उसके बदले में आपसे रेंट ले रहा हूं। अब ये देखिए, दिखने में तो लग रहा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन वास्तव में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, क्योंकि चार दीवारी छत तो है लेकिन ओनरशिप नहीं है। इसी प्रकार से ये चार दीवारी और छत बड़ी क्यों यूज किया गया है? अगर कोई अपना प्लॉट किसी को शादी ब्याह के लिए रेंट पे दे देता है तो नेचुरल बात है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, क्योंकि चार दीवारी और छत नहीं है, या ऐसे ही कोई प्लॉट आपने दे दिया। तो इसीलिए जो बताया गया, वैसे हम जब हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक करेंगे, ऐड करेंगे, जब उसके अंदर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बस इतना ही याद रखें कि इसमें वर्ड जो यूज किया गया है क्या, चार दीवारी छत प्लस में ओनरशिप, वो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है आपका, थर्ड पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब इसमें पॉइंट क्या है कि बिजनेस और प्रोफेशन, देखो दो वर्ड यूज किए गए हैं। क्या वर्ड यूज किए हैं? एक तो बिजनेस और एक प्रोफेशन। तो बिजनेस में तो सेल परचेज करते हैं आप, और प्रोफेशन में आप लाइक मी लगा लीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपको कोई गुड्स सेल नहीं कर रहा, मैं केवल अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो ये प्रोफेशन में आ जाता है। डॉक्टर है, एडवोकेट है, तो वो प्रोफेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो पूरे इंडिया के अंदर जो भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो सभी साइड में आ जाते हैं, प्रोफेशन है तो इस साइड में आ जाते हैं, कमाएंगे। तो आपने देखा मेन तो तीन हेड में ही कंप्लीट काम हो गया। अगर मैं बात करूं कॉमन वे में तो तीन हेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ हेड आता है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्या आएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसका मतलब ये है कि आपने बैलेंस शीट बनाई थी, असेट्स होती हैं, तो अगर आप अपना कोई मकान बेच देते हैं, दुकान सेल आउट कर देते हैं, असेट्स को सेल आउट कर देते हैं, तो उससे जो इनकम होती है वो कैपिटल गेन होती है। ना तो वो सैलरी है, ना वो हाउस प्रॉपर्टी है, ना वो उस टाइप का बिजनेस है। तो अब कोई आदमी प्रॉफिट कमाएगा तो वो भी तो आएगा ना इसके अंडर में, तो क्या आता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, और फिफ्थ हमारा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी इन चार के अलावा अगर कोई आदमी किसी प्रकार से भी कमाए तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहते हैं। वैसे कभी कंफ्यूज है सर और क्या हो सकता है? अदर सोर्सेज का मतलब आप किसी प्रकार से भी कमाए। फिर भी अगर आपको कई बार क्या होता है कि ना पता लगे कि अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप ऊपर चार से कंपेयर करके देख लो क्या इनकम है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहा बैंक में मेरे पैसे जमा है। कहा है? बैंक में मेरे पैसे जमा है, बैंक में सेविंग अकाउंट है और उसमें मेरे 2 लाख जमा है, और मुझे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, क्या मिला? इंटरेस्ट, वो मुझे मान लो पूरे साल में 10,000 मिला। अब जो इंटरेस्ट है, अब कंपेयर करो चार से, क्या वो सैलरी है? नहीं है। क्या वो हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं है। क्या वो बिजनेस एंड प्रोफेशन है? नहीं है। क्या वो कैपिटल गेन है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अदर सोर्सेज हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कोई सिक्योरिटी हम परचेज करते हैं, उस पर इंटरेस्ट होता है, वो भी अदर सोर्सेज में आ जाता है। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, जब आप आईटीआर फिल करते हो सैलरी पर्सन की, तो मैक्सिमम उसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एफडी या फिर बैंक सेविंग इंटरेस्ट ही शामिल होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। आपने देखा ये 5 हेड है। अगर आपसे कोई पूछे भाई इनकम टैक्स में टोटल कितने हेड है, तो आप क्या कहोगे? 5 हेड है। एक एग्रीकल्चर इनकम होती है, वो एक अलग टॉपिक होता है, वो बाद में बताऊंगा क्या होता है, कैसे एग्जेम्प्टेड होती है, कैसे शामिल करेंगे, उसको अलग रख दो आप, इसमें शामिल नहीं होती। तो अगर आपसे कोई भी पूछे सर इनकम टैक्स में टोटल कितने हेड है? 5 हेड है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इन पांचों को एक आदमी 3 प्रकार से भी कमा सकता है, एक से भी कमा सकता है, 500 टाइप से भी कमा सकता है, एक आदमी किसी प्रकार से भी कमा सकता है। जब भी वो कमाएगा उसको शो करना पड़ेगा, और इन सभी को जोड़ने के बाद उसे हम क्या कहेंगे? ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, जीटीआई। क्या कहेंगे? जीटीआई।
तो जैसे कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट किया था ग्रोस प्रॉफिट, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ और चीजें भी इसमें आनी बाकी हैं, तभी ग्रोस उसका वर्ड यूज किया गया है। इसके बाद हम लेस कर देते हैं इसमें से डिडक्शन, वर्ड यूज होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये लेस करने के बाद जो आएगी इनकम, इसे हम कहेंगे आपकी टोटल इनकम। क्या कहेंगे? टोटल इनकम। अब यहां पर पॉइंट आता है, सर ये डिडक्शन क्या है? मैं एक कॉमन वे में समझा देता हूं, सिंपल सी बात। डिडक्शन का मतलब ये कि सरकार ये कहती है भी जब आप पैसे कमाते हो तो नेचुरल बात है सारा की सारी तो सेविंग कर नहीं सकते आप। अभी आप सोचो भाई 30,000 कमाए, 30 के 30 बचत हो गई, पॉसिबल नहीं होता, उसमें आपके खर्चे भी होते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि सरकार ये कहती है कि घर के अंदर मान लो 5 बंदे हैं, पति है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, माँ बाप है, 6 बंदे लगा लीजिए टोटल है, और उसमें पति कमाने वाला है एक आदमी, और कल ना बाई चांस मान लो उस आदमी को कुछ हो जाए तो पूरी फैमिली पे दिक्कत आ जाएगी, इनकम के सोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो उनके फ्यूचर सेफ्टी के लिए क्या है? क्योंकि सरकार का टैक्स का भी मकसद यही होता है कि हमारी जो जनता है उसको फैसिलिटी मिले और वो किसी भी ऐसी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहे कि कल ना कोई एक अनफॉर्चुनेटली बात घटित हो जाए, घटना हो जाए, तो वो उसका मुकाबला करने के लिए रेडी रहे, दिक्कत ना है। सरकार का भी मेन पर्पज यही होता है। तो सरकार ने कहा भाई आप लोग जब कमाते हो, आपने जब 5 हेड से आपने कमाया, ये जो आप कमा रहे हो, तो अगर आप कुछ एक इन्वेस्टमेंट करते हो, सेविंग करते हो, ठीक है, लेकिन वो सेविंग आपके अकॉर्डिंग नहीं, हमने लॉ में बता रखी है भाई ये सेविंग कर लो, तो हम उस इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे आपसे। क्या नहीं लेंगे? टैक्स नहीं लेंगे। तो पहले तो आपको ग्रोस इनकम शो करनी पड़ेगी। मान लो मैं 30,000 रुपए पर मंथ कमा रहा हूं, तो पहले तो ग्रोस इनकम यानी टोटल 30,000 को शो करूंगा। उसमें से अगर आपने सेविंग कर रखी है तो वो जो सेविंग है जो हमने बता रखी है, सेविंग के अलावा और काफी चीजें होती है, वो यहां पर आप इसको लेस कर दो, हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। तो जो बाकी बचेगी टोटल इनकम, हम उस पर टैक्स लेंगे। डिडक्शन भी समझ में आ गया कंसेप्ट क्लियर कि वास्तव में हम डिडक्शन भी लेस क्यों करते हैं। इसमें मेन अगर मैं मुद्दे की बात करूं, आपने LIC का काफी बार नाम सुना होगा, सुना है LIC का नाम? है ना? तो डिडक्शन में हमारा 80C से, मैं ऐसे सिंपल वे में लिख रहा हूं, मेन हमारा आ जाता है LIC आ जाती है, PF आ जाता है, ठीक है, या फिर मान लो आप मेडिकल इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं, कई बार नहीं होता मेडिकल इंश्योरेंस साल का होता है भाई, कल ना परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उसका फ्री इलाज हो जाता है भाई, एक लिमिट तक उसके बदले में आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो इस प्रकार से हो सकता है कोई आदमी फिजिकल हैंडीकैप हो, अगर कोई आदमी फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका जीवन आम आदमी से ज्यादा दिक्कतेबल है भाई, वो सिंपल सी बात है ज्यादा सफर कर रहा है, तो उसको भी अलग से 80U में छूट दे दी गई। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप में कमा रहा है तो उसको भी छूट मिल जाएगी सीधी, 1 लाख 1.25 लाख जो भी है, वो आगे हम पढ़ाई करेंगे, रीड करेंगे कैसे क्या है। तो डिडक्शन का पहले मकसद बताओ क्लियर, 5 हेड क्लियर, ग्रोस टोटल इनकम क्लियर, टोटल इनकम क्लियर। भाई टोटल इनकम क्या होती है? भाई ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस करें। हाँ, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है वो जीरो आ जाएगी, वही ग्रोस टोटल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसे हम टैक्स सेविंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टैक्स सेविंग। यहां से आप टैक्स सेविंग का मुद्दा भी सीखेंगे कि अगर आपके पास जब CA बन जाओगे और कोई व्यक्ति कमा रहा है और उसको इन डिडक्शन की नॉलेज नहीं है और वो टैक्स ज्यादा दे रहा है, तो आप उसको बचा सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बारी आती है, सर पता लगा एक व्यक्ति 5 प्रकार से कमा सकता है, ग्रोस टोटल इनकम, डिडक्शन लेस कर देंगे और उसके बाद वो टैक्स देगा। क्लियर? अब हमारा यहां पर पॉइंट आता है मेन, क्या? टैक्स ऑन टोटल इनकम। सर टैक्स ऑन टोटल इनकम, यहां कुछ भी अज्यूम कर लीजिए आप, एक बार मान लीजिए 6 लाख रुपए इनकम, ऐसे अज्यूम करो, ठीक है। तो सर टैक्स ऑन टोटल इनकम के लिए कैसे क्या टैक्स लगेगा? तो मैं आपको बताता हूं। वैसे तो टैक्स रेट को 2 भागों में बांटा गया है, टैक्स रेट को 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है आपकी स्लैब रेट, क्या होती है? स्लैब रेट, और एक होती है स्पेशल रेट। हम बात करेंगे पहले किसकी? स्लैब रेट। हम किसकी बात करें? स्लैब रेट। हालांकि इनकम टैक्स में एक नया प्रोविजन आया है,
जिसके स्पेशल एक अलग से ऑप्शन आया है 115 बीसी, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसके रिगार्डिंग हम बाद में बात करेंगे। हम एक बार सिंपल वे में सेलिब्रेट करें, एक ऑप्शन आया है अलग से, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे वरना आप स्टार्टिंग के सिस्टम को समझने में। तो जब मैं बात करूं भाई 6 लाख पे मुझे टैक्स लगाना है तो कैसे टैक्स लगेगा, तो इसके लिए सरकार ने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है टैक्स की रेट को। कितने भागों में? 3 टाइप में। पहला, बिलो 60 ईयर, अगर कोई व्यक्ति 60 साल से कम का है, जिस इनकम में उसने कमाई है 60 साल से कम का है, तो उस पर टैक्स रेट अलग होगी। अगर कोई व्यक्ति 60 और अबाव बट बिलो 80 ईयर, उसके लिए टैक्स रेट अलग है। और अगर कोई 80 और अबाव हो जाता है उसके लिए टैक्स रेट अलग है। इसे हम कह देते हैं सीनियर सिटीजन। क्या कहेंगे? सीनियर सिटीजन। इसे हम कहेंगे सुपर सीनियर सिटीजन। ओके, तो टैक्स रेट कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। अगर बिलो की बात करें तो 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता। अब आप लोग सर ये भी अच्छी बात है, 2,50,000 तो कोई टैक्स नहीं है। आप ये बताइए मैं 30,30,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, तो 12 3 36 2,60,000 रुपये 3,60,000 रुपये हो गई, जिसमें 2.5 लाख रुपये कोई टैक्स ही है ही नहीं। सर पहला पॉइंट, ये 2.5 लाख रुपये तक नील क्यों किया गया है? क्या इसके पीछे लॉजिक हो सकता है सरकार का? तो आप एक बात बताइए कि जब आप कुछ चीज कमा रहे हो तो क्या दाल रोटी, जो हम कपड़ा कहते हैं कि जो हमारी बेसिक नीड होती है, क्या उस पर खर्चा नहीं होगा? तो सरकार का मानना है आज की महंगाई के दौर को देखते हुए कि 2.5 लाख रुपए तक अगर कोई आदमी कमाता है तो वो टैक्स नहीं दे सकता, क्योंकि उसके खर्चे अपने हो जाते हैं। अब वो वास्तव में चाहे कितने हुए हो, लेकिन सरकार ने कह दिया अगर कोई व्यक्ति 2.5 लाख तक कमाएगा तो सरकार उसे टैक्स नहीं देगी, और ना ही उसको आईटीआर फिल करना जरूरी होता है। पॉइंट क्लियर? तो 2.5 लाख रुपए तक कॉमन वे में स्लैब रेट में नील होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 2,50,000 एक से लेके 5,000, इस पे 5% है। हम इसको ये भी कह सकते हैं ब्रैकेट में कि नेक्स्ट 2.5 लाख। क्या कहेंगे इसको? नेक्स्ट 2.5 लाख। पॉइंट क्लियर ही? इसके बाद हमारा मुद्दा आता है कि 5 लाख एक से लेके 10 लाख, इस पे लगता है 20%। इसको हम कहेंगे नेक्स्ट 5 लाख। और अबाउ 10 लाख से ऊपर आपका टैक्स रेट है 30%। कोई डाउट? पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, इन पे बाद में आएंगे 60 ईयर पे और 80 ईयर पे, क्योंकि सेम ऐसे ही है। एक समझ में आया वो सब बाकी समझ में आ जाएगा, स्लैब रेट में रहती है। मैंने अभी आपको इनकम कितनी शो की थी? 6 लाख में। टोटल इनकम कितनी शो की थी? 6 लाख है ना, ये 6 लाख। तो अगर मैं 6 लाख रुपए कमा रहा हूं और अगर मेरी एज बिलो 60 ईयर है तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? ठीक है, तो वो नीचे देखिए। इसमें मैं एक दो चीजें और ऐड कर रहा हूं अभी, फिर और बाद में बताऊंगा आपको। इसके बाद जो चीज आएगी उसमें हम ऐड करते हैं ऐड सरचार्ज, सॉरी ऐड सरचार्ज इफ अप्लीकेबल। इफ एप्लीकेबल, ये कब अप्लीकेबल होगा ये मैं आपको बात बताऊंगा, ठीक है। और जब जो टोटल आएगा उस टोटल पे लगेगा ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यहां पर मैं सेस वर्ड भी आपको बताऊंगा क्या होता है। ये 4% फिक्स है, ये किस पे लगेगा? ये इस टोटल पे लगेगा। जो आएगा वो आपके किस्म से टैक्स लाइबिलिटीज आ जाती है। इसमें से एडवांस टैक्स और टीडीएस लेस होगा, वो बात की बात है। अभी हमारा मेन मकसद क्या है कि सर 6 लाख अगर हम कमा रहे हैं तो उस पे
टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी स्लैब रेट के अनुसार, वो ध्यान से देखें। मैं इसी को यही कर रहा हूं। मान लीजिए मेरी टोटल इनकम है 6 लाख और मुझे इस पे टैक्स कैलकुलेट करना है स्लैब रेट के थ्रू, ये रही। तो मैं यहां पर करूंगा 2,50,000 रुपए तक नील, यानी फर्स्ट 2,50,000 पे नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। नेक्स्ट कितने हैं, 2,50,000 है ना, अगले 2,50,000 पे कितना परसेंट है, 5%। तो 25 पंजे 125 कितना आ गया, 12,500। फिर आएगा, यानी आपकी टोटल इनकम कितनी हो चुकी है अभी तक, 5 लाख तक लग चुका ना। हम ये कहेंगे कि ये जो टैक्स की कैलकुलेशन आई है ये अप टू 5 लाख तक आई है। अगर कोई आदमी 5 लाख तक कमा रहा है तो ये टैक्स है, ये स्लैब वाइज है। हम यहां पर ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो 6 लाख रुपए कमा रहा है यहां पर और वो डायरेक्ट इस कैटेगरी में आ रहा है, ये रही इस कैटेगरी में, तो सीधा 20%। नहीं, स्लैब का मतलब ये था कि स्टेप बाय स्टेप टैक्स लगेगा। कोई डाउट नहीं, स्लैब का मतलब ही क्या था कि स्टेप बाय स्टेप आपका टैक्स लगेगा। तो आपको करना है यहां पर, अब आपका बचा नेक्स्ट। अब देखिए 5 लाख से लेके कहां तक है, 10 लाख है, तो 5 लाख तक तो लग चुका हमारा टैक्स। अगले अब 5 लाख 1 से लेके कहां तक है, 6 लाख तक है ना हमारा ये। तो कितना हुआ नेक्स्ट, 1 लाख बचा। तो नेक्स्ट 1 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, 20%। ओके, तो 20% लगाओगे 1 लाख पे कितना आया, 20,000। तो टोटल कितना हो गया, 32,500। कोई डाउट? अगर मैं ऐड करूं इसके बाद क्या करूंगा, ऐड सरचार्ज। सर क्या करूंगा, सरचार्ज इफ अप्लीकेबल। मैंने क्या लिखा, इफ अप्लीकेबल। ये अप्लीकेबल तभी होता है व्हेन टोटल इनकम अबाउ 50 lakhs। अगर आपकी टोटल इनकम है तभी ये एप्लीकेबल होगा, 50 लाख से ऊपर है तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हालांकि इसकी आगे कैटेगरी अलग अलग है, 10 है, 15 है, 25 है, 37, 37% है, वो बात की बात है हमारी, जब हम डिस्कशन करेंगे खुल के। सभी को हम मिक्स नहीं कर रहे, वरना मिक्स हो जाओगे, क्योंकि टैक्स ने तो अपने लेवल पे बता दिया सारे चीजें, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो यहां पर आपको लगता है लगेगा सरचार्ज, क्या सरचार्ज लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो ये नहीं ला जाएगा। तो टोटल कितना आ गया आपका, 32,500। अब ऐड क्या करोगे, ऐड आएगा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना परसेंट है, 4% है। किसका है, 32,500। कल ना यहां सरचार्ज लगता तो सरचार्ज जुड़ के जो अमाउंट आती उस पे लगता फिर वो, ठीक है। तो अगर मैं 32,400 पे 4% की बात करूं तो ये 1,296 रुपए आया। कितना आया, 1,296, ठीक है। 96,733, 33,796 रुपए आपका टैक्स बन रहा है। हालांकि इसमें एडवांस टैक्स और वो भी लेस हो जाएगा, वो बात की बात है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति 6 लाख रुपए कमाएगा तो इस तरीके से इसको टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब बारी आती है सर, अगर कोई 10 लाख कमाए, मैं एक एग्जांपल और कर रहा हूं। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई व्यक्ति 12 लाख रुपए कमा रहा है तो उस पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट की तरह। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। टोटल इनकम कितनी बताई मैंने आपको, अब 12 लाख रुपए। सर 12 लाख रुपए अगर टोटल इनकम है तो टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो इस पे देखिए 12 लाख रुपए पे वही 2,50,000 रुपए तक नील। एज में कितनी मान रहा हूं, आप इसकी एज मान के चलिए 48 ईयर है। एज पे डिपेंड करेगा क्योंकि एज होती थी, फिर वो नेक्स्ट उस पे आ जाएगा। तो 2,50,000 तक नील। फिर वही है नेक्स्ट 2,50,000 बचे ना, इसमें तो पता ही आपको कितना परसेंट लगना है, 5%, 12,500। फिर नेक्स्ट कितने हैं, 5 लाख थे ना, 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक कितना परसेंट था, 20, 1 लाख रुपए आ गया।
इसके बाद हमारा कितना बचा, 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर बचा 2 लाख, वेरी गुड। और 2 लाख पे कितना परसेंट टैक्स आ जाएगा, 60,000 पे। यानी 10 लाख से ऊपर चाहे कितना है, चाहे 20 लाख है, 30 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, कितना लगना है, 30%। ओके, टोटल करो कितना आया, 1,72,500। क्या ऐड, क्या वो लगेगा सरचार्ज, बोलो भाई, इफ अप्लीकेबल नहीं लगेगा, क्योंकि टोटल इनकम हमारी जो है वो 50 लाख से ऊपर नहीं है, तो इसलिए नील आ जाएगा। और यहां पर आ जाएगा 1,72,000, सॉरी, $1,72,500। ऐड क्या हो जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना परसेंट हो जाएगा, 1,72,500 4% करो, 1,72,4%, 6,900। और प्लस में 1,72,500, 179,400। इस प्रकार से आपका ये टैक्स बनता है। यहां पर आपका जो मेरा करवाने का मेन पर्पज था वो यही था, क्या आपको टैक्स स्लैब रेट समझ में आई। हमें डायरेक्ट नहीं लगाना, 12 लाख है तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधा 30% लगाएंगे, वो स्लैब रेट होती है। कोई डाउट, क्लियर। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप अभी सोल्व आउट करें। मान लीजिए टोटल इनकम आपकी है 7,50,000, और सेकंड क्वेश्चन है आपकी टोटल इनकम, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड, टोटल इनकम है आपकी 15 लाख। इसको सोल्व आउट करें।